नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग जिस विषय पर आज विश्लेषण करने वाले हैं वो विषय इतना इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश को पता होना चाहिए। और इसके पीछे का जो मेरी अपनी एनालिसिस है या हमारी टीम ने जो निकाला है, जब मैं पिछले 10 साल से जो चीज़ बोलता आया हूँ, जब मुझे नॉलेज हुई इस बात की या मेरी एनालिसिस सामने आई, तब से मैं ये बताता आया हूँ कि भाई अरविंद केजरीवाल का प्रकरण जब शुरू हुआ था तो मैंने सबसे पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई पहले व्यक्ति नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल से पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोई बहुत सारे लोग थे जो उनकी फंडिंग पर इस तरह के काम कर रहे थे। अभी प्रशांत किशोर के मामले में मैंने ये कहा कि भाई वो मुझे प्रोग्रेसिव लगते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा ये बिहार के केजरीवाल हैं। कितनी सत्यता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी सच बात है कि जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हमारे देश के अंदर छोड़ दिए पूरे विश्व में जब राजा का बच्चा तैयार होता है या राजा तैयार होने वाला होता है, उस समय भी लोग जो जो विरोधी हैं या जो दूसरे देश हैं, जो पराई शक्तियां हैं, वो वहाँ पर छोटे बच्चों को उनके साथ लगाती हैं ताकि वो छोटे बच्चे उन बच्चों के साथ घुल मिल जाएं और उन पर विश्वास अटक रह सके, लेकिन वो कहीं और से प्रेरित होते हैं। इस तरह की विषकन्याओं की चर्चा भी मैंने कही थी। इस बात को लेकर सोनिया गांधी की भी बात मैंने कही थी और इसके अतिरिक्त और बहुत सारी चीज़ों में ये बात कही थी कि किस प्रकार तेजस्वी यादव का मैं सवेरे जो विश्लेषण कर रहा था उसमें भी मैंने कहा था कि उनकी पत्नी ईसाई समुदाय से आती हैं। हालांकि उन्होंने नाम हिंदू रख लिया है, लेकिन अभी भी हेलोवियन और ये वो जो जितने वो उस तरह के कार्यक्रम रहते हैं वो लालू जी के घर में होने लगे हैं और लालू जी के घर में अब छठ पूजा खत्म हो गई, अभी दिखाई नहीं देती। खैर, ये देखिए, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें मैं किसी की बुराई या किसी का वो नहीं करता, ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो करते ही। अब सवाल एक आया कि बिरसा मुंडा जी की कार्यक्रम देश भर में हो ही रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसके अलावा पूरे देश में हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री, मध्य प्रदेश के एक मंत्री इंदर सिंह परमार, उन मंत्री जी का एक भाषण सामने आया और उस भाषण में उन्होंने राजा राम मोहन राय को, बिरसा मुंडा के कार्यक्रम की बात कर रहे थे, बिरसा मुंडा के कार्यक्रम को इसलिए भारतीय जनता पार्टी या जो राष्ट्रवादी हैं वो मनाते हैं और भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा इसलिए क्योंकि उस समय भी अंग्रेजों के टाइम पर मिशनरियाँ भारत में काम कर रही थी और मिशनरियों का ये खेल था। वो यहाँ पर नहीं था, वो कनाडा में भी आपने देखा है कि कनाडा में किस प्रकार से डे बोर्डिंग के जो स्कूल हुआ करते थे या जो बोर्डिंग स्कूल्स हुआ करते थे, वहाँ पर खुदाई के दौरान दसियों हजार कंकाल मिले। वो अब एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि बच्चों को वहाँ पर ले जाकर पढ़ाया लिखाया जाता था, जो ईसाई स्वीकार कर लेते थे वो ठीक है, जो ईसाई स्वीकार नहीं ना करके उनका विरोध करते थे उनकी उनकी ये डेड बॉडियाँ हो सकती हैं। देश भर में छोड़ दिए, संसार भर में, केवल मैं कनाडा की बात नहीं करूँ, संसार भर में इस तरह की गतिविधियाँ चलाई गई। उस समय जो शासक वर्ग था वो ईसाई बना रहा था, नेटिव इंडियन जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हुआ करता था वो सब खत्म हो गया, चाहे कनाडा की बात करें, चाहे हम यूएसए की बात करें, चाहे हम नीचे मैक्सिको की बात करें या अर्जेंटीना, सब जगह पर वो जो जो ओरिजिनल वहाँ का नेटिव इंडियन था वो सब खत्म करके मिशनरियों ने अपना खेल खेला था। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस्लाम पूरे संसार में गया, उससे पहले उनके संतों के नाम से सूफी उफी गए और फिर उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर माहौल बनाना शुरू किया। बाद में उनके आका पीछे से आए और उन्होंने हमले किए और कब्जे कर लिए। बाद में उनकी दुकानें खोल दी गई और पूरे देश में, पूरे संसार में उनका स्थान बनाया गया ताकि जो 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 गुबार है, जो लोगों का गुस्सा है, वो गुस्सा सूफी को पता लग जाए और सूफी बादशाह को पहुँचा दे। इनमें मैं केवल निज़ामुद्दीन औलिया को थोड़ा सा मानता हूँ, इसलिए कि निज़ामुद्दीन औलिया कभी अकबर के दरबार में या राजशाही में नहीं गया। बाकी सब ये राजशाही के संपर्क में थे और यहाँ से वहाँ वो एक्शन लिया करते थे, यहाँ वो पीठ पर हाथ रख के उनको मुसलमान बना लेते थे। ईसाइयों में भी खूब ऐसे ही चला, उन्होंने भी ऐसे ही किया। तो मिशनरियों का जो रोल था या फिर जो मिशनरी स्कूलों के अलावा मिशनरी के अस्पतालों का रोल था, वो हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में कन्वर्जन का सबसे बड़ा रोल प्ले किया। बिरसा मुंडा जी खुद बनवासी क्षेत्र से आते हैं, बिरसा मुंडा खुद भी इन मिशनरियों के स्कूल में पढ़े। बाद में उनको पता लगा कि मिशनरियां तो बहुत बड़े स्तर पर कन्वर्जन करवाती हैं, इसलिए बिरसा मुंडा ने मिशनरियों के ये जो कार्यक्रम चल रहे थे, जो देश में चल रहा था, उसका भरपूर विरोध किया, सीधा सीधा विरोध किया। और इतना विरोध किया कि मैं समझता हूँ आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में जो समस्याएं थीं, जो उन्होंने लैंड को ग्रैब करके रखा था अंग्रेजों ने, या ईसाइयत को कबूल करवा रहे थे, अपने तरह के लोग तैयार कर रहे थे, उन सब का विरोध किया, खास तौर से अंग्रेजी एजुकेशन का। अब चूंकि अंग्रेजी एजुकेशन वो खुद भी पढ़े थे और वहाँ कन्वर्जन का खेल चल रहा था, बिरसा मुंडा उसका विरोध कर रहे थे, उन्होंने आंदोलन कर दिया। उस आंदोलन में
जो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू उस समय हुआ करता, जिसको आप आज झारखंड कहते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन बिरसा मुंडा ने किया था, इसलिए उनको भगवान बिरसा मुंडा की उपाधि दी गई। और भगवान बिरसा मुंडा वहाँ के, अब झारखंड में जो कन्वर्जन आज भी चल रहा है उसका काट अगर है कोई तो भगवान बिरसा मुंडा। जितना भगवान बिरसा मुंडा की फिलॉसफी को वहाँ पर आप स्प्रिट आउट करेंगे, उतना ही ये जो अब जो ईसाइयत का खेल चल रहा है उसको सप्रेस करने में कुछ मदद मिल सकती है, ये पक्की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की ओरिजिनलिटी में विश्वास करती है, फॉरेन रिलीजन्स में विश्वास मैं नहीं समझता कि वो करती है। फॉरेन रिलीजन में विश्वास फॉरेन में करना, हमारे देश में हमारे देश की व्यवस्था का विश्वास करना। इसलिए बिरसा मुंडा की जो पूरा सिस्टम है उसको पूरे देश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। खासतौर से मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है या फिर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता है, झारखंड का, बिहार का, इस क्षेत्र में उनका बड़ा प्रभाव था, इसलिए इन क्षेत्रों में बिरसा मुंडा के कार्यक्रम चल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के मंत्री इंदर सिंह परमार उसमें कहते समय दो कंपैरिजन कर गए। उन्होंने कहा कि ये आप सोच लीजिए कि हालांकि दोनों, मैं एक बात बताऊं, दोनों के स्पान काल में बहुत फर्क है, फिर भी कंपेयर करने वाला कुछ ना कुछ, जो आधा घंटा 1 घंटे का भाषण होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो विषय लाएगा। राजा राम मोहन रॉय के विषय में उन्होंने कहा कि राजा राम मोहन रॉय ब्रिटिश एजेंट थे और राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजी एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे। राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय नहीं थे, बिरसा मुंडा था जिन्होंने अंग्रेजी एजुकेशन का विरोध कर दिया। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी एजुकेशन का विरोध कर दिया और मिशनरी की एजुकेशन का विरोध कर दिया था और अपनी संस्कृति पर आए थे। ये उनका एक कंपैरिजन था। अब ये उनका कहना कि राजा राम मोहन रॉय तो ब्रिटिश एजेंट थे, उन्होंने बता भी दिया कि भाई अंग्रेजी एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे, तो ये वो सब कर रहे थे, भारतीय सिस्टम को नकार रहे थे। इस बात को लेकर बखेला खड़ा हुआ, पता नहीं किसने दबाव बनाया। मैं तो नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों में दबाव बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी फ्री फ्लो शास्त्रार्थ में विश्वास करती है, जो जितना मैं समझ पाया, और ये शास्त्रार्थ है। किसी को अगर लगता है तो राजा राम मोहन रॉय के नाम पर या राजा राम मोहन रॉय के सिस्टम पर वो बहस कर सकता है। अब मेरी एनालिसिस क्या कहती है, राजा राम मोहन रॉय कंपनी के एक ब्राह्मण परिवार से आते थे, जमींदार परिवार से आते थे। जमींदार परिवार का मतलब बिल्कुल साफ था कि अंग्रेजों के यहाँ वो काम किया करते थे। बाद में राजा राम मोहन रॉय की नौकरी लगी, नौकरी मुंशी की पोस्ट से लगी थी और डिप्टी कलेक्टर तक पहुंचे। जो मुंशी की पोस्ट पर, मतलब मुंशी की पोस्ट पर, क्लर्क की पोस्ट पर भर्ती हो और वो व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर तक पहुंचे, तो मैं समझता हूं कि बिना अंग्रेजों की लॉयल्टी किए, बिना अंग्रेजों की उस समय की सरकार का बिना दिल जीते तक डिप्टी कलेक्टर कैसे पहुंच सकता है। डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट स्वीकार करने की बजाय उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर वो रिनाइसेंस की तरफ बढ़ गए। और सोच भी आप सकते हैं कि आज़ादी के बाद पंडित कहना कितना उचित है पता नहीं, नेहरू जी, जिन्होंने भारत एक खोज लिखी, मैं भारत एक खोज को पढ़ रहा, मतलब भारत एक खोज लिखने वाले को, जिसने लिखी हो, उस व्यक्ति को ये ना मालूम हो कि खैबर पख्तूनख्वा का दर्रे हैं, उन दर्रों को हिंदुस्तान में लेना है, क्योंकि वहीं से भारत में जितनी बार हमले हुए, भारत गुलाम भी वहीं से हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हमारे पास होना चाहिए था और हमें जम्मू कश्मीर हालत में चाहिए था। 1 लाख, 1.25 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में जाने के बावजूद पंडित नेहरू के या जवाहरलाल नेहरू के रुजू नहीं रहेगा और वो UNCIP UNO चले गए। जबकि यहाँ पर राजा हरि सिंह भी कह रहे थे कि हमें हमला करना चाहिए, कमांड हमें दे दीजिए। और महाराजा के अलावा भी सारे लोग कह रहे थे कि जैसे पाकिस्तान ने हमला किया वैसे हम उसको रिटेलिएट कर लेंगे, लेकिन वो वहाँ चले गए। तो जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री बने, बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू कहा करते थे। और मज़े की बात ये, जो हम पढ़ते हैं, किसी का भी इतिहास हम पढ़ते हैं, वो उस समय इतिहास का मंत्री कौन, उस समय एजुकेशन का मिनिस्टर कौन बना? एजुकेशन का मिनिस्टर बना मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद जिसने एजुकेशन कभी ली ही नहीं थी, वो मदरसे का एजुकेशन था उनके पास, और मदरसे के अलावा उस व्यक्ति ने कुछ पढ़ा ही नहीं। वो अरबी घोड़ा था, वो यहाँ की भाषा नहीं जानते थे। अब मौलाना आज़ाद अगर यहाँ की भाषा नहीं जानते थे, यहाँ का सिस्टम नहीं जानते थे, भारत नहीं जानते थे, और वो बन गए एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर अगर इतिहास लिखवाएगा, चाहे NCERT से लेकर अभी तक, तो वो कैसा इतिहास लिखवाएगा, ये सोचने का, विचार करने का विषय है। लेकिन ये बात भी चरितार्थ रूप से देखना चाहिए कि लगातार हमारे देश में NCERT की किताबों में लिखे गए गलत इतिहास को
विरोध होता आया है और भारत में सही दिशा में लोग बताते आए हैं, जो रिसर्चर हैं वो बताते आए हैं कि क्या है। अब कुछ रिसर्चें ऐसी बताती हैं कि राजा राम मोहन रॉय कंपनी के 11 वर्ष तक बड़े लॉयलिस्ट रहने के बाद 2 वर्ष के लिए इंग्लैंड चले गए, 3 वर्ष या 2 वर्ष लोग कहते हैं। और राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कहाँ हुई थी पता है आपको? राजा राम मोहन रॉय की, ऐसा भी कुछ डेटा कहता है कि राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु भी वहीं हुई थी। और कंपनी की नौकरी छोड़ने के बाद वो कलकत्ता से शिप के जरिए 6-7 महीने चले होंगे इंग्लैंड गए। इंग्लैंड 2 साल से ज़्यादा रहे। क्या ऐसा था इंग्लैंड 2 साल से ज़्यादा रहे? अब उसकी स्टोरी ये बनाई गई कि उस समय अकबर द्वितीय बादशाह हुआ करता था। अकबर द्वितीय ने टिकट करवाए थे, अकबर द्वितीय ने भेजा था अपनी पैरवी करवाने के लिए। अकबर द्वितीय कौन था भाई? अकबर द्वितीय जिसको कहा गया है वो खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट का पेंशन भोगी था। यानी कि अकबर द्वितीय के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो किसी को भेज सके, अकबर द्वितीय के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो किसी को अपॉइंट कर सके। वो तो वेतन भोगी था, वो पेंशन लेता था, इस बात की पेंशन लेता था कि उसको फरमान पर साइन करना है केवल। क्योंकि 1857 से पहले तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से 1857, 1764 मान लीजिए, मैं 1757 पहला बार कहता हूँ, 1764 में पूर्ण रूप से वो आ गए थे। 1764 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन तो किया 90 साल या 100 साल, लेकिन वो बादशाह के नाम से ही किया। 100 वर्ष का पेशेंस बादशाह के नाम से। और बादशाह को इस बात की पेंशन मिलती थी। अकबर द्वितीय पेंशन भोगी था। अब ये कहा गया कितनी पेंशन मिलती थी आपको अंदाजा है? उस समय 3 लाख रुपया। उस समय 1835-36 की तरफ 3 लाख रुपया होती थी अकबर द्वितीय की पेंशन। और अकबर द्वितीय कोई निर्णय नहीं ले सकता था, अकबर द्वितीय केवल फरमान जारी कर सकता था, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो जैसा कहती वैसा। तो फिर राजा राम मोहन रॉय को अगर अकबर द्वितीय ने भेजा था तो जाहिर सी बात है कि अकबर द्वितीय के भेजने का मतलब है कि उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था। राजा राम मोहन रॉय ब्राह्मण थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे, राजा राम मोहन रॉय लॉ भी जानते थे, राजा राम मोहन रॉय सिस्टम भी जानते थे और कंपनी की कार्यविधि भी जानते थे। उसके बाद 2 साल तक वहाँ पर रहे और उसके बाद वो भारत लौट आए। भारत लौटकर आने के बाद उन्होंने एक संगठन की स्थापना कर दी। अब उस संगठन की स्थापना के पीछे का जो रहस्य है वो रहस्य तो बड़ा उजागर किया गया कि भैया उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी। उससे पहले वो जो है वो उन्होंने दूसरी उसकी भी स्थापना कर दी। यानी कि मैं कहूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब ये जो चल रहा था उनका, या जो ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना करी, ब्रह्म समाज से पहले भी उन्होंने एक आत्मीय समाज की स्थापना करी। और ब्रह्म समाज उससे पहले प्रार्थना समाज बन ही चुका था, ब्रह्म समाज अभी आ गया था या बाद में जो भी आगे पीछे रहा। ब्रह्म समाज के माध्यम से, ब्रह्म समाज मतलब समझते हैं ना, ब्रह्म समाज का मतलब है ब्राह्मण वर्ग, ब्रह्म का। लेकिन राजा राम मोहन राय ने उस समय किया क्या? राजा राम मोहन राय ने भक्ति आंदोलन के खिलाफ काम किया। भक्ति आंदोलन के खिलाफ का मतलब मैं इसको ऐसे कहता हूं कि उन्होंने एकेश्वरवाद, जो मुसलमान कहते हैं, एकेश्वरवाद पर काम करना, मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया, मंदिरों का विरोध कर दिया। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का, ऐसा कहा गया कि सती प्रथा का विरोध कर दिया और बाल विवाह का विरोध कर दिया। ये 2 उनके अचीवमेंट हैं। अब सती प्रथा की बात आप पूरे भारत के इतिहास के ग्रंथ उठाकर देख लीजिए। सती प्रथा को अगर आप देखेंगे तो भारत में, आप लोग भी अपने यहाँ बताइए, आपके यहाँ कोई इलस्ट्रेशन सती का है क्या? हमारे यहाँ तो इतिहास पीढ़ियों से पीढ़ियों पर जाता है। भारतवर्ष के किसी भी कोने में, मैं पूरा देश घूमा हुआ हूँ और पूरे देश में मैंने पूछने की कोशिश करी, क्या आपके यहाँ कोई सती का प्रकरण है पुराना इलस्ट्रेशन जो पीढ़ियों से आपको पता हो? मुझे अभी तक एक भी प्रकरण ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरे यहां सती प्रथा होती थी। अब उस समय कम्युनिकेशन का आज के जैसा मीन्स नहीं था कि आप आज बंगाल में कोई बात कहेंगे, अभी तमिलनाडु वाला तुरंत जान जाएगा कि भाई ये सच है कि गलत है। लेकिन उस समय ये एक हौवा खड़ा किया गया और वो ये किया गया कि देश में सती प्रथा है। सती प्रथा का मतलब था पति के साथ पत्नी मर जाएगी। लेकिन ये शुरू किसने किया? ये बात है, ये शुरू कहीं से नहीं हुआ, ये जौहर व्यवस्था है एक्चुअली। ये जौहर व्यवस्था राजपूतों ने शुरू की थी। जौहर व्यवस्था का मतलब होता था कि पति अगर रणभूमि पर मारा जाएगा मुसलमानों के हाथों और मुसलमान स्त्रियों के लोलुप उनको उठाएंगे तो उससे पहले वो जौहर कर जाती थी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए।
एक सार्वजनिक कुंड में, महल में कुंड बनाया जाता तो उसमें शोले अंगारे डाले जाते थे, उसमें सार्वजनिक रूप से जिनके पति खत्म हो जाते थे वो उसमें कूद जाती थी और अपनी अस्मिता बचाती थी। अब इस बात का दूसरा स्वरूप ये कहा गया कि नहीं नहीं, ये तो सती प्रथा है। सती प्रथा मतलब पति के साथ जाकर वो स्वर्ग को साथ साथ जाएंगे, ऐसा करा गया। और सती का जो ओरिजिनल मीनिंग है, जो मैंने कुछ लिटरेचर पढ़ा या मैंने उसमें ढूंढने की कोशिश करी, सती का मतलब वहां पर ये होता था कि जिसका पति मर गया है वो चिता पर चिता के पास खड़ी होकर कहती थी कि मेरा इंसाफ कौन करेगा, क्यों ना मैं सती हो जाऊं, क्यों ना मैं आत्मदाह कर लूं, मेरी व्यवस्था कौन करेगा, मेरा भरण पोषण कौन करेगा। उसी समय ये जो मेंटेनेंस का चक्कर है, ये जो संरक्षण का चक्कर, उसी समय डिसाइड हो जाता है कि नहीं, बेटा कहता है मैं अभी जीवित हूँ, भाई कहता है मैं अभी जीवित हूँ, देवर कहता है मैं अभी जीवित हूँ, परिवार के लोग कहते हैं मैं अभी जीवित हूँ। और ऐसी परिस्थिति में महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी ये चिता के पास तय हो जाता था, मतलब मिट्टी के साथ तय हो जाता था। इस प्रथा को, इस आवाहन को सती प्रथा उस समय कहा गया। कोई रियलिटी में कूदता नहीं था, और अगर एक आध प्रकरण कोई जबरदस्ती कर भी दिए गए होंगे तो उनसे कोई इनकार इतने बड़े देश में नहीं कर सकता। अगर 2-4 प्रकरण भी, 100 प्रकरण, 50 प्रकरण भी लाइफ टाइम में हुए होंगे तो उसके भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज में कुरीति ऐसे ही आती। लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल नहीं है। मैंने तो अपने यहाँ या मैंने देश भर में किसी को नहीं सुना कि उनके परिवारों में, किसी के परिवार में कोई सती हुआ हो, किसी को जबरदस्ती जला दिया गया हो, ऐसा सुना नहीं मैंने, क्योंकि हिंदू समाज ऐसा नहीं कर सकता। अब सती प्रथा का एक वो खड़ा किया गया, और मजे की बात यह है कि राजा राम मोहन राय खुद जमींदार थे, मतलब जमींदार परिवार से थे। दूसरी बात ये भी है कि राजा राम मोहन राय के जो 2 बेटे थे, वो बेटे भी राजा राम मोहन राय की पद्धति को या उनकी फिलॉसफी को आगे नहीं बढ़ाते हैं। वो जमींदार बन जाते हैं, वो राजा राम मोहन राय जिन चीज़ों का विरोध करते हैं वो उनका विरोध कर देते हैं, बेटे विरोध कर देते हैं। फिर राजा किसने बनाया? भाई राजा राम मोहन राय, ये तो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, राम मोहन राय इनका नाम है, और जमींदार परिवार से आते हैं, और ये तो नौकरी करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की। उसके बाद आकर आंदोलन छेड़ देते हैं। आंदोलन का फंड उस समय कहाँ से आया होगा सोचिए। अकबर द्वितीय ने जब ये लौट कर आए इंग्लैंड से तो इनको राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि देने का मतलब था, कौन दे सकता है? राजा की उपाधि देने का अधिकार क्या अकबर द्वितीय के पास था? राजा उस समय जिसको उपाधि दी जाती थी वो मोस्टली जमींदारों को दी जाती थी, और वो अंग्रेज देता था, भले ही साइन वो अकबर द्वितीय के नाम से करवाता था। यानी कि अकबर द्वितीय के फरमान, अकबर का या बादशाह का फरमान जरूर होता था, लेकिन हकीकत में उसका जो बिल है या उसका जो सिस्टम है वो तो पास करने वाला केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, या फिर मैं कहूँ कि उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। तो राजा की उपाधि भी, अकबर के पास इतनी पावर कहाँ थी जो वो कह देगा कि मैं इनको राजा की उपाधि देता हूँ, मैं इनको जमींदार घोषित करता हूँ। वो तो जमींदार घोषित वो जरूर कर सकते हैं, राजा भले ही कह सकते हैं, लेकिन सच ये है कि वो तो वही, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह का विरोध कर दिया, सती प्रथा का विरोध कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने किया क्या? अंग्रेजी एजुकेशन को बढ़ावा दिया। अंग्रेजी एजुकेशन के लिए कहा भाई आपको पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? अंग्रेजी एजुकेशन पढ़ना चाहिए, जिसने हिंदुस्तान का भट्टा आज तक बिठा कर रखा। अब वो अंग्रेजी एजुकेशन क्या थी? मिशनरी की एजुकेशन थी। इसलिए मध्य प्रदेश के मंत्री ने मिशनरी की एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे राजा राम मोहन राय या राम मोहन राय, और बिरसा मुंडा ने उसका विरोध कर दिया था। भगवान बिरसा मुंडा को इसलिए भगवान बिरसा मुंडा कहा गया, भगवान की उपाधि दी गई, क्योंकि उन्होंने उस समय इस बात को समझ लिया था। अब अगर राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो अंग्रेजी एजुकेशन और जो विद्यालय उन्होंने बनाए अंग्रेजी एजुकेशन के, वो बहुत अच्छे होते, वो कॉन्सेप्ट रिनेसेंस का जनक माना, जैसे नेहरू जी ने या उस समय इन्होंने कहा मौलाना आज़ाद ने कि भाई ये तो पुनरुत्थान के जनक हैं। तो फिर 1875 के तरफ, 1875 में आप मुझे बता दीजिए, वैदिक एजुकेशन की तरफ लौटो, ऐसा कहने के लिए क्यों सामने आए आर्य समाज के लोग? आर्य समाज ने साफ कहा कि वैदिक एजुकेशन की तरफ लौटो। फिर 1905 का जो आंदोलन हुआ, 1905 के आंदोलन में हमने अंग्रेजी एजुकेशन का विरोध किया, और अंग्रेजी एजुकेशन का विरोध करके फिर हम उस रास्ते पर आए, हमने कहा कि हम भारतीय एजुकेशन पढ़ाएंगे। उसी समय काशी विद्यापीठ बनती है, उसी पूना विद्यापीठ बनती है, उसी समय भारतीय विद्या भवन बनता है, उस समय के विद्यालय देश भर में भारतीय एजुकेशन के लिए क्यों बनाए गए?
क्यों आखिर उस समय बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्र पाल ने, या फिर मैं कहूं कि अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष ने विरोध कर दिया कि अंग्रेजी एजुकेशन अगर आप पढ़ाते रहेंगे तो आपके बच्चे निश्चित तौर से उनके गुलाम होते जा रहे हैं। फिर अगर इतना ही अंग्रेजी एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया था, अच्छा काम किया था, मैं कहता हूँ वो पुनरुत्थान के जनक थे, फिर बाद के आंदोलनकारियों को जस्टिफाई करेंगे या उनको जस्टिफाई करेंगे, ये बात भी आती है। फिर राम मोहन रॉय, चलिए ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। ब्रह्म समाज की स्थापना में जिनकी भर्ती की गई थी, ऐसे केशव चंद्र सेन क्यों विरोध में चले गए? केशव चंद्र सेन ने फिर दूसरी दुकान क्यों खोल ली? ब्रह्म समाज का, भारतीय ब्रह्म समाज या और कुछ उसका थोड़ा चेंज करके नई दुकान क्यों खोल ली? ये वो होते हैं जो एनजीओ खोलकर चलते हैं, और एनजीओ खोलकर फिर वो नए, मतलब फिर एनजीओ में झगड़ा होता है, झगड़े होकर फिर अलग अलग चलते हैं। अब देखिए, राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा की स्थापना करी, मूर्ति पूजा का, आत्मी सभा मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करना, एकेश्वरवाद, वेदांत चर्चा या ब्रह्म समाज की, ये पूर्ववर्ती काम उन्होंने किए थे। उस समय सबसे पहले उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किया, मंदिर का विरोध करना शुरू किया। फिर कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1821 में राजा राम मोहन राय के साथ विलियम एडम, अब विलियम एडम तो मैं नहीं मानता, ईसाई यूनिटेरियन विचारों से प्रेरित हुए, हिंदुओं में ईसाई विचारों से विचार करना शुरू किया, हिंदुओं में सुधार करना शुरू किया, हिंदुओं की कुरीतियों को ईसाई पद्धति से खत्म करने के लिए कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी बनाई गई। राजा राम मोहन राय और विलियम एडम उसमें मिले। अब इसको क्या कहेंगे? ये कौन से टाइप का वो था? इसी तरह की हालांकि बाद में सोसाइटियां बनी, वो अलग बात है। ब्रह्म समाज के बाद उस समय ब्रह्म समाज टूटकर अब एक नई संस्था बन गई थी। केशव चंद्र सेन उसके सामने निकल कर आए थे। केशव चंद्र सेन की विवेकानंद की वार्ता को हमने सबने पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद तो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, इसमें कोई दोहराई नहीं। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे अपने समय पर। किनकी ब्रह्म समाज में? जो कि ये राजा राममोहन राय चला रहे थे। ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया, आपस में ईगो टकरा गए। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई। अब भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना अब ईसाई एजुकेशन पर ज्यादा जोर देना है, ईसाई और इस्लाम को भी इसमें शामिल करना है। ब्रह्म समाज जो कर रहा था वो ईसाई एजुकेशन से प्रभावित था, हिंदुओं की कुरीति को ईसाई एजुकेशन से खत्म कर रहे थे राजा राम मोहन राय। और फिर अब केशव चंद्र सेन ने कहा कि इसमें इस्लाम को भी शामिल करना चाहिए, और एक नई दुकान खुल गई, हिंदू विचारों का मिश्रण होना चाहिए, भाई सबका बढ़िया होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या था? महिला शिक्षा, विधवा विवाह, जाति विरोध, ये सब हो गया। ठीक है भाई, अच्छा किया आपने, खोल दिया। लेकिन इनकी एक खास बात है, ये कोलकाता में एक भाषण दे रहे थे केशव चंद्र सेन कोलकाता में दे रहे थे या कहाँ दे रहे थे, आप लोग उसको करेक्ट करके बताइए। जो मेरी मेमोरी में है, मैंने जब पढ़ा था तो मुझे कोलकाता ही याद है। उस समय विवेकानंद जी 18-19 साल के रहे होंगे। विवेकानंद जी सुनने गए तो देखा कि मालूम पड़ा बाल विवाह के विरुद्ध बढ़िया इनका भाषण चल रहा है केशव चंद्र सेन का, जो कि राजा राम मोहन राय के सहयोगी हुआ करते थे। विवेकानंद जी ने हाथ उठाकर उनसे पूछा, विवेकानंद जी तब उस समय विवेकानंद जी नहीं कहे जाते थे, नरेंद्र नाथ दत्त कहे जाते थे। विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि मेरा एक प्रश्न है। तो उन्होंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा आपने अपनी बेटी, मतलब आपकी अपनी बेटी जो कि 13 वर्ष की थी, सुनीति उनका नाम था, उसका विवाह नवाब ऑफ कूच बिहार के राजा के बेटे, 16 वर्ष के बेटे के साथ कर दिया। आपकी बेटी 13 वर्ष की थी, आपने 16 वर्ष के व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया। आप अपनी बेटी के विवाह के लिए आपको ये समझ में नहीं आया था कि भाई ये बाल विवाह विरोध ठीक नहीं है? आप यहाँ लोगों को भाषण दे रहे हैं। जो अपनी बेटी का विवाह एक राजा के बेटे के साथ करके आया हो, वो व्यक्ति क्या लेक्चर कैसे दे रहा होगा, पीछे से कैसे फंडिंग और सपोर्टिंग हो रही होगी, आप सोचिए। क्योंकि उसको फेम चाहिए थी, बिल्कुल वैसी जैसे राम मोहन रॉय को मिल गई। और अब जब उन्होंने पूछ लिया तो बोले भाई ये तो सामाजिक दबाव में हमको करना पड़ा, क्योंकि राजा ने दबाव डाला था। तो उन्होंने कहा फिर आंदोलन किस बात का कर रहे हो, किसके लिए आंदोलन कर रहे हो? अपनी बेटी का आप बाल विवाह करते हो और यहां बाल विवाह को लेकर भाषण दे रहे हो। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, उसी समय लोग जो वहां पर बैठे हुए थे, उन लोगों ने केशव चंद्र सेन का विरोध कर दिया।
अब सोचिए ये चल रहा था। अच्छा चलो ठीक है, ये सब कुछ जो हो गया, सुनीति देवी जो उनकी बेटी थी, उन्होंने, सुनीति देवी का विवाह वहाँ कुछ बिहार में हो गया था, उनके बच्चे हुए, उन बच्चों ने भी वैसे ही वही काम करना शुरू किया जो कि राजा राम मोहन रॉय कर रहे थे। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय की एक और खास बात है, मीडिया वो जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के अपने 3 विवाह हुए थे। राम मोहन रॉय के अपने 3 विवाह हुए थे। अब आप मुझे बताइए कि राम मोहन रॉय 3 विवाह, और तीनों बाल विवाह थे, मतलब 2 बाल विवाह थे उससे पहले। राम मोहन रॉय खुद बाल विवाह करके आए थे, उनके पिता बड़े जमींदार थे और कंपनी के साथ वो काम करते थे, और बाद में बाल विवाह के खिलाफ ही वो उतर पड़े। ये क्या था भाई? और फिर केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का विवाह फिर से बाल विवाह ही कर दिया, जो उनके ही शिष्य थे। क्या उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी? अब ये जो सारे तथ्य हैं अंग्रेजी एजुकेशन को बढ़ाने वाले, कि भाई उस समय उन्होंने अंग्रेजी एजुकेशन के लिए काम किया और यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना, अंग्रेजी स्कूलों में मिशनरी, क्योंकि उस समय मिशनरी और स्कूलों में एडमिशन लेने जाते नहीं थे लोग, विरोध कर देते थे, कहते हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। हमारी जो एजुकेशन हुआ करती थी वो शास्त्र की एजुकेशन होती थी, समाज के दृष्टिकोण की एजुकेशन हुआ करती थी। आप अगर भगवान बुद्ध को देखेंगे तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, वो दृष्टि की बात करते हैं। वो कहते हैं आपके सोचने का नजरिया आपको सही चाहिए, बाकी कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, आपको सोचने का नजरिया चाहिए कि इस पृथ्वी के साथ, इन लोगों के साथ, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बंधु हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, इनके साथ मेरा व्यवहार कैसे होना चाहिए। इसके अलावा जलवायु के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, संसार की जो टेरेस्ट्रियल बॉडियां हैं इनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और मैं किस लिए पैदा हुआ हूं और क्या करके मरूंगा, मेरे कर्तव्य क्या हैं, यह भारतीय एजुकेशन हुआ करती थी। इस भारतीय एजुकेशन को समाप्त करके अब अंग्रेजी एजुकेशन लाना है। और अंग्रेजी एजुकेशन कब लाना? 1857 से पहले की बात है ये भाई। ये बात 1830 1830, 32, 34, 36 की बात है। उस समय अंग्रेजी एजुकेशन क्या था? उसी समय पर मैकाले आया था, मैकाले का एजुकेशन कमीशन आया था। मैकाले ने यह बात कही थी कि अगर हिंदुस्तान को गुलाम बनाना है तो हिंदुस्तान के लोगों को हमारी शिक्षा सिखानी पड़ेगी। मैकाले के इस प्लान को कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि हमारी जो वो शिक्षा देते हैं वो तो अशिक्षा है। शिक्षा तो थी नहीं ना, वो अंग्रेजी शिक्षा जो थी वो तो शिक्षा ही नहीं थी, वो तो अशिक्षा थी। अगर अंग्रेजी शिक्षा अशिक्षा थी तो आप मुझे बताइए कि कौन सी शिक्षा की तरफ हम प्रभावित कर रहे हैं और कौन से हम ये कह रहे हैं कि पुनरुत्थान के जनक हैं। क्या वेद पढ़ा है उन्होंने? क्या उन्होंने उपनिषद पढ़ा है? क्या उन्होंने शास्त्र पढ़ा है? क्या उन्होंने दर्शन पढ़ा है? क्या उन्होंने दृष्टि पढ़ा है? क्या उन्होंने महात्मा बुद्ध पढ़ा है? नहीं। अंग्रेजी एजुकेशन से प्रभावित होकर हिंदुओं की कुरीति खत्म करने के लिए उन्होंने कहा अंग्रेजी एजुकेशन लो तो बहुत अच्छे हो जाओगे। आप मुझे बताइए, आप स्वयं लिखकर बताइए कि ये मैंने जो डेटा है, जो डेटा अवेलेबल है, इस डेटा के आधार पर जो मैंने अभी बोला, इसके आधार पर मध्य प्रदेश के मंत्री ने अगर ये बात कह दी तो ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया था कि उनको उस पर माफी मांगनी पड़ी? मैं तो नहीं समझता कि इस पर माफी, ये डिबेट का विषय हो सकता है। ये डिबेट का विषय हो सकता है कि भाई पता करो कि राजा राम मोहन रॉय को राजा किसने बनाया, राम मोहन रॉय जमींदार से राजा कैसे बन गए, राम मोहन रॉय कंपनी की 11 साल तक नौकरी करके डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट तक कैसे पहुंच गए, क्लर्क। राजा राम मोहन राय 2 वर्ष तक इंग्लैंड में क्या कर रहे थे। राजा राम मोहन राय लौट कर आए तो उन्होंने ये जो सब किया, ये सती उनके यहाँ इलस्ट्रेशन कहाँ से? अब किसी ने कहा कि उनकी दूसरी पत्नी सती हो गई थी। मैं समझता हूँ राजा राम मोहन राय अगर जिंदा थे तो उनकी दूसरी पत्नी सती कैसे हो गई थी? फिर कुछ राइटरों ने कहा नहीं उनके भाई की पत्नी जो है वो सती हो गई थी। अगर उनके भाई की पत्नी सती हो गई थी तो राजा राम मोहन राय उस समय क्या कर रहे थे जब वो सती होने जा रही थी? वो नहीं रोक पाए थे क्या? गलत हो रहा था घर में तो वो रोक नहीं पाए थे, उस समय आंदोलन कर दिया देश भर में। मैं समझता हूं कि उस समय राजा राम मोहन रॉय को हीरो बनाना अति आवश्यक था। अंग्रेजी सरकार ने सही से उनको पहले टैग दिया, और भारत का जो दिल है, हिंदुओं का जो दिल है ना, वो बड़ा निर्मल दिल है। उस दिल को आप बता दीजिए कि इन्होंने अत्याचार के विरोध में थे, सती प्रथा, मारी जा रही थी महिलाएं, उसके विरोध में खड़े हो गए, बाल विवाह हो रहा था, गलत हो रहा था, उनके विरुद्ध खड़े हो गए, और इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। आप इसके उनको तमगे दे दिए। भारतीय समाज
बड़ा सीधा साधा है। वो कहता है नहीं, ये तो परमात्मा आदमी, ये तो प्रभु का व्यक्ति है, बड़ा इसने आंदोलन किया, बड़ा ये कर रहा है। और फिर वो व्यक्ति को जब आप आसमान चढ़ा दीजिए, उसको हीरो बना दीजिए, उसको आज की एनजीओ गैंग की तरह उसको मैग्सेसे दे दीजिए, उसको उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दे दीजिए, बुकर दे दीजिए, वो पता नहीं क्या क्या शांति पुरस्कार दे दीजिए, और फिर उसको यहाँ फिट कर दीजिए। उसके कुछ फॉलोवर बन जाएंगे, फिर वो कहना शुरू करके अंग्रेजी क्वेश्चन पढ़ो भैया, ये भारतीय शास्त्रों को छोड़ दो, ये हिंदू व्यवस्था को छोड़ दो, ये कर दो। फिर अगर यही सही था तो मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो कहा बिरसा मुंडा भगवान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय एजुकेशन के लिए काम किया, उन्होंने मिशनरी एजुकेशन का विरोध कर दिया। मैं समझता हूं कि वेदों की तरफ लौटो, वैदिक एजुकेशन की स्थापना करने वाले आचार्य दयानंद सरस्वती, जिनको महर्षि दयानंद सरस्वती उनके अनुयायी कहते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती वो क्या कर रहे थे? फिर हिंदू एजुकेशन के लिए, भारतीय एजुकेशन के लिए अंग्रेजी एजुकेशन का विरोध करते हुए स्वदेशी आंदोलन 1905 का क्या था? ये तो सब उनके खिलाफ चले जाते हैं। फिर वो मुझे बताइए किसके विरुद्ध ये सब चल रहा था? किसके विरुद्ध? ये जो वेदों की तरफ लौटो, ये किसके विरुद्ध था? अंग्रेजी एजुकेशन की तरफ। वो तो राजा राम मोहन राय उसको बढ़ावा दे रहे थे। ये जो स्वदेशी एजुकेशन की बात 1905 में की गई और जो तमाम विद्यालय देश भर में यूनिवर्सिटियां खोली गई, वो किसके विरुद्ध था? अगर वो सही थे, वो पुनरुत्थान के जनक थे, तो ये लोग कौन थे भाई? ये क्या डाउनफॉल वाले थे? बहुत सारे विचार हैं। मैं समझता हूँ डिबेट का विषय है, सबको करना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री की बात जब मैंने सुनी कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो मुझे अंदर से कष्ट हुआ। ये डिबेट करना चाहिए, इस पर पेपर पब्लिश होने चाहिए, आप उस पर रिसर्च करिए, पता लगेगा सही बात क्या है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो मैं कह सकता था मैंने कहने की कोशिश करी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।